हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज की जो क्लास रहेगी, इस क्लास में हम लोग जून महीने में जितने भी आरबीआई के सर्कुलर आए हुए थे उनसे रिलेटेड जो कुछ भी एमसीक्यूज़ में फ्रेम कर सका हूँ वो आपको मैं कराऊंगा। हालांकि ज़्यादा सर्कुलर थे नहीं तो ज़्यादा एमसीक्यूज़ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से कुछ भी बनाने की कोशिश की है और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्लास आप तभी देख रहे हो जब आपने सर्कुलर वाली क्लास देख ली, तभी इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कर पाओगे, अदरवाइज कोई मतलब कर इसको नहीं पाओगे। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें क्या बोला गया है। एज पर द मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट डायरेक्शन 2016, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड अमाउंट फॉर ए सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट टू बी कंसिडर एज ए बल्क डिपॉजिट फॉर द शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग आरआरबीज एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, क्या कह रहा है ये। मास्टर दिशा निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक जमा पर ब्याज दर निर्देश 2016 के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक आरआरबीज को छोड़कर और लघु वित्त बैंकों के लिए सिंगल रुपीज़ टर्म डिपॉजिट को बल्क डिपॉजिट माना जाने के लिए सीमा राशि क्या है। ठीक है ना, बल्क डिपॉजिट की लिमिट इसमें बेसिकली पूछी गई है। ठीक है ना, क्वेश्चन का आंसर करो आप लोग फटाफट, और इतनी देर में आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2 करोड़ रुपये। ठीक है ना, अभी 2 करोड़ रुपये देखते ही आप लोगों को लग गया होगा कि 2 करोड़ कहाँ से हो गया, 2 करोड़ तो पढ़ाया ही नहीं था मास्टर साहब ने, 2 करोड़ तो होना नहीं चाहिए, तो 3 करोड़ होना चाहिए। ठीक है ना, काफ़ी सारे लोगों को लग गया होगा। अगर आपने 2 करोड़ किया है तब तो आप समझ लो कि आप ध्यान से आँख कान नाक गला मुंह खोल के चीज़ों को पढ़ते हो। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन में फ्रेमिंग कर दी जाएगी, खेल हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा, गलती कर दोगे। 2 करोड़ इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन पढ़ लो, अमेंडमेंट का यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ है। जून में जो सर्कुलर आया हुआ है उसमें अमेंडमेंट किया गया है। यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिखा गया है, मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट डायरेक्शन 2016, कहीं पे अमेंडमेंट का जिक्र नहीं किया गया है। तो जब अमेंडमेंट का जिक्र नहीं किया गया है तो ये 2 करोड़ रुपये हो जाएगा। अमेंडमेंट के बाद में ये 3 करोड़ रुपये हुआ है। ठीक है ना, अमेंडमेंट के बाद में ये 3 करोड़ रुपये हुआ, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है ना, जून 2024 में अमेंडमेंट हुआ है उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, डायरेक्ट 2016 की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है ना, तो अमेंडमेंट से पहले ये अमाउंट जो था ये कितना था, 2 करोड़ रुपए का था। आफ्टर द अमेंडमेंट ये 3 करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम हो सकते हैं, ये आप लोग समझ लेना। किसके लिए हुआ है, किसके लिए 3 करोड़ हुआ है, आरआरबीज को छोड़कर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक और स्मॉल एरियाज बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए हुआ है। ठीक है ना, यहीं पर एक चीज़ और पढ़ाई गई थी क्लास में आपको, लोकल एरिया बैंक के लिए 1 करोड़ रुपए लिमिट बल्क डिपॉजिट की, ये भी याद कर लो इसी समय। ठीक ना, लोकल एरिया बैंक के लिए 1 करोड़ रुपए या इससे ऊपर का सिंगल टर्म डिपॉजिट मतलब वो हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी, बल्क डिपॉजिट के रूप में कंसिडर किया जाएगा। आरआरबीज के लिए भी यही है। ठीक है ना, आरआरबीज के लिए भी 1 करोड़ रुपए वाला ही लिमिट है। ठीक, सर्कुलर को पढ़ाने के टाइम पे जो भी पॉइंट्स बताए गए थे सब कुछ आप लोग याद कर लेना। बस ये क्वेश्चन इसलिए फ्रेम किया गया था कि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो कि बोला क्या गया है। अमेंडमेंट का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया, यानी कि 2016 वाला ही जो लिमिट था बल्क डिपॉजिट वाला वही होगा। अगर अमेंडमेंट का जिक्र कर देता तब ये 3 करोड़ रुपये हो जाता। बस इतना ही हमको समझाना था इस क्वेश्चन के माध्यम से, आगे कुछ नहीं समझाना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। According to the June 2024 amendment to the Master Direction Reserve Bank of India Interest Rate on Deposit Direction 2016, what is the updated threshold for single rupee term deposit to be considered as bulk deposit for local area bank in line with regional rural bank। अलग से जबरदस्ती का क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया, पहले पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर मैंने बता दिया है, ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा 1 करोड़ रुपए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, अमेंडमेंट के बाद की बात हो रही है यहाँ पर, बस इतना ही देख लो कि अमेंडमेंट बोला गया है यहाँ पर, सर्कुलर वही लिखा गया है, मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शन 2016, बस यहाँ पे अमेंडमेंट का जिक्र कर दिया गया है। ठीक है ना, 1 करोड़ रुपए इसका आप लोग याद रखो, बहुत ज़्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। सर्कुलर टाइम पे आप लोगों ने पढ़ा होगा ध्यान से, तो ये समझ लो आप। ठीक है ना, इसमें भी और कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाउ मच लाइन ऑफ क्रेडिट हैज रिसेंटली बीन प्रोवाइडेड बाय द एग्जिम बैंक टू गवर्नमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव रिपब्लिक गुयाना फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 2 हिंदुस्तान 228-201 एयरक्राफ्ट फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्या कह रहा है ये भैया कह रहा है कि हाल ही में एक्सिम बैंक ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड से 2 हिंदुस्तान 228-201 विमान खरीदने के लिए गुयाना के सहकारी गणराज्य की सरकार को कितनी ऋण सहायता दी, कितना लाइन ऑफ क्रेडिट दिया। डायरेक्ट पूछा गया, 1 लाइनर क्वेश्चन बनेगा, ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा। 23.37 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बस और कुछ नहीं पूछा जाएगा इसमें, सर कुछ क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। डायरेक्ट अमाउंट ऐड करो, बात खत्म होती है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट आरबीआई अमेंडमेंट इन जून 2024 ऑन इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रुपीज़, opening of additional current account for trade transaction settlement, AD category 1 banks that maintain a special rupee Vostro account are now permitted to open an additional special current account for their constituents to settle which type of transactions। ठीक है ना, जून 2024 में भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान, व्यापार लेन देन निपटान के लिए अतिरिक्त चालू
खाता खोलना पर हाल ही में आरबीआई के द्वारा अमेंडमेंट किया गया है। उसके अनुसार एडी श्रेणी के बैंक जो कि स्पेशल रुपी एस्ट्रो अकाउंट रखते हैं उन्हें अब अपने घटकों के लिए किस प्रकार के लेन देन निपटाने के लिए एक अतिरिक्त विशेष खाता खोलने की अनुमति दी गई है। ठीक है ना, क्लास में पढ़ाने के टाइम पे ही बस इस सर्कुलर का एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट था, वो बता दिया गया। तो इसके अलावा उस सर्कुलर में कुछ समझने को है ही नहीं है। आंसर बोथ है। ठीक है ना, मतलब कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ट्रांजेक्शन्स के सेटलमेंट के लिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना। ठीक है ना, अमेंडमेंट से पहले केवल और केवल एक्सपोर्ट था, अमेंडमेंट के बाद में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ऐड कर दिया गया। बस इतना ही इसमें याद करना है और कुछ भी याद नहीं करना है। ये क्वेश्चन भी यहीं पे खत्म होगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मेजर कैटेगरीज आर देयर अंडर प्रायोरिटी सेक्टर? प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत कितनी प्रमुख श्रेणियां हैं? ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया था, आपको पता भी होगा। कोई बहुत रॉकेट साइंस जैसा बहुत कोई टफ चीज़ें नहीं है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। पीएसएल के तहत में टोटल 8 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं क्लासेस में बताया भी गया था। फिर से एक बार मैं यहाँ पे रिवीजन करा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। एग्रीकल्चर, ठीक है ना, याद आ ही रहा होगा आप लोगों को। एग्रीकल्चर हो जाएगा, और कौन था, एक्सपोर्ट क्रेडिट था। ठीक है ना, ये भी जान लो। एक्सपोर्ट क्रेडिट के बाद तीसरा था हाउसिंग था। सीक्वेंस वाइज मुझे नहीं याद आ रहा है लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। चौथा था रिन्यूएबल एनर्जी था। उसके बाद में 5वां एमएसएमईज था। ठीक है, एमएसएमईज के बाद में 6ठा एजुकेशन था। 7वें पे हम लोग बात करें तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर था। 8वां अदर था। अदर में भी कुछ एक कैटेगरीज थी, उनको सबको अदर में डाल दिया गया था। तो ये टोटल यही 8 कैटेगरीज हैं। ठीक है ना, तो ये आपको याद होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, एग्जाम में पूछे गए हैं, और एग्जाम में नहीं पूछे गए तो इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं इस तरीके से। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, याद रखना आप लोग। क्लासेस में पढ़ाया भी गया था, ध्यान दे लेना आप लोग। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द पीएसएल टारगेट फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक? लघु वित्त बैंक के लिए पीएसएल लक्ष्य क्या है, पीएसएल टारगेट क्या है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 75%। ठीक है ना, 75% ऑफ ANBC। अब ANBC उसी मैंने बताया ना क्लासेस में, थोड़ा बहुत एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ज़्यादा तो नहीं दिया गया था, एक बेसिक चीज़ें बता दी गई थी क्योंकि सर्कुलर पीएसएल लैंडिंग का था। तो ANBC वगैरह बता के नेसेसरी सर्कुलर लंबा नहीं करना था। ANBC यानी कि एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, बस इतना ही जानना है यहाँ पे। तो ये 75% हो जाएगा किसके लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। RRBs की अगर हम लोग बात करें तो RRBs के लिए भी जो पीएसएल लैंडिंग का टारगेट है वो 75% है। ठीक है ना, थोड़ा सा और एक्सपांड कर दे रहा हूँ, चीज़ों को बता दे रहा हूँ मैं। फॉरेन बैंक की अगर हम लोग बात करें, जिनकी की ब्रांचेस जो हैं वो लेस देन 20 हैं, 20 से कम ब्रांचेज वाले फॉरेन बैंक की अगर हम लोग बात करें तो उनके लिए जो टारगेट है 40% ऑफ ANBC है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। ठीक है ना, तो ये फॉरेन बैंक के लिए 40%, 50 नहीं, RRBs के लिए 75%। ठीक है ना, PDF इसकी मैंने तैयार की हुई MCQs वाली, वहाँ पर कैटेगरी और सब कैटेगरी के टारगेट का पूरा चार्ट मैंने दे दिया है, तो वहाँ से एक बार आप लोग जाकर देख लेना, क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, और टेलीग्राम पे इससे संबंधित में क्विजेज वगैरह भी कंडक्ट कराई जा रही हैं इस समय हाल फिलहाल में भी, जब तक एग्जाम चल रहा है तब तक तो कराई ही जा रही हैं, आगे भी कराई फिलहाल जाती रहेंगी। तो टेलीग्राम चैनल वगैरह अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्विजेज वगैरह में भी पार्टिसिपेट करिए। ठीक, तो ये चीज़ें समझ में आएंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A small enterprises is where the investment in plant and machinery or equipment does not exceed and turnover does not exceed। ठीक है ना, क्या है ये, इसमें पूछा गया है कि स्मॉल एंटरप्राइजेस कौन से होते हैं। ठीक है ना, जब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वाला सर्कुलर पढ़ा रहा था तो वहाँ पे बताया हुआ था कि MSMEs की डेफिनेशन में चेंज नहीं किया गया है। MSMEs क्या होती हैं वो आपको बताया गया था। ठीक है ना, स्मॉल, मीडियम और माइक्रो तीनों बताया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 करोड़ और यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 करोड़। ठीक है ना, मतलब कि स्मॉल इंटरप्राइजेज वे होते हैं जिनके प्लांट, मशीनरी या फिर इक्विपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 10 करोड़ से ज़्यादा ना हो और उनका जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ को एक्सीड ना करे, 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा ना हो। ये होता है स्मॉल इंटरप्राइजेस। ठीक है ना, मीडियम ये होता है स्मॉल इंटरप्राइजेस। मीडियम, माइक्रो की बात कर लेते हैं अभी। माइक्रो में ये हो जाएगा 1 करोड़ और 5 करोड़। मतलब कि माइक्रो इंटरप्राइजेज वे होते हैं जिनके प्लांट, मशीनरी या फिर इक्विपमेंट में जो इनका इन्वेस्टमेंट होता है वो 1 करोड़ को एक्सीड ना करे, 1 करोड़ से ज़्यादा ना हो, और उनका टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड ना करे, 5 करोड़ से ज़्यादा ना हो। मीडियम की अगर हम लोग बात करें, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे, इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मीडियम के लिए 50 करोड़ रुपये हो जाता है और 250 करोड़ रुपये हो जाता है। मतलब कि मीडियम इंटरप्राइजेज वे होते हैं जिनके प्लांट,
मशीनरी या फिर इक्विपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ना हो और उनका टर्नओवर 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ना हो। तो ये तीनों चीज़ें एमएसएमईज की डेफिनेशन में आती हैं, ये आपको याद रखना। किसी न किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखें मतलब पूछे जा सकते हैं, और नहीं पूछा जाएगा तो नॉलेज में रखो, कभी ना कभी पूछ लिया जाएगा, इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट ये होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। As per the RBI's amendment in Master Direction on Priority Sector Lending in June 2024, the updated list of district based on credit flow is valid till, बहुत ध्यान से मैंने बताया था कि ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होगा क्लासेस में जब पढ़ा रहा था, तो अगर याद है तो सही आंसर कर दो, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। बहुत बेसिक चीज़, अगर ढंग से एक बार भी सर्कुलर पढ़े तो याद रहेगा। इसमें ये बोला गया है कि जून 2024 में जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पे आरबीआई का जो दिशा निर्देश आया हुआ था मास्टर डायरेक्शन, उसमें जो संशोधन किया गया था, उस संशोधन के बाद में क्रेडिट फ्लो के आधार पर हाई क्रेडिट फ्लो और लो क्रेडिट फ्लो की डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट बनाई गई थी। ठीक है ना, तो जो लिस्ट बनाई गई थी वो लिस्ट कब तक वैलिड है ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 26-27 तक, बस फाइनेंशियल ईयर 26-27 तक वो लिस्ट वैलिड है, उसके बाद में फिर से अपडेट किया जाएगा उस लिस्ट को, बस इतना ही इसमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। As per the RBI's amendment in Master Direction on Priority Sector Lending in June 2024, a higher weight of how much percentage would be assigned to the incremental priority sector credit in the identified district where the credit flow is comparatively lower। ठीक है ना, ये बोला गया है कि 2024 में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पर जो मास्टर डायरेक्शन था उसमें जो संशोधन किया गया था, उस संशोधन के हिसाब से वे सभी डिस्ट्रिक्ट जिनका कि क्रेडिट फ्लो जहाँ पर लोअर है कंपेरेटिवली, उस पर कितना वेटेज उनका कंसिडर किया जाएगा, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है ना, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 125% ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, 125% ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 125% का वेटेज जो है वो उन आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा जहां पर क्रेडिट फ्लो कंपैरेटिवली लोअर है आरबीआई की जो लिस्ट आई हुई है उसके हिसाब से उन डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है ना, तो ये याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। As per the RBI's amendment in Master Direction on Priority Sector Lending in June 2024, a lower weight of how much percentage would be assigned to the incremental priority sector lending to the identified district where the credit flow is comparatively higher। ठीक है ना, क्या कह रहा है ये, वे सभी जिले जहां पर क्रेडिट फ्लो कंपैरेटिवली हायर है वहां पर कितना वेटेज कंसिडर किया जाएगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का, एज पर दी अमेंडमेंट ऑफ दी मास्टर डायरेक्शन ऑन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इन जून 2024, ये इसमें पूछा गया। ठीक है ना, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 90% ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, 90% ऑप्शन नंबर ए। जिन डिस्ट्रिक्ट में आरबीआई की जो लिस्ट आई हुई है डिस्ट्रिक्ट वाली, उस लिस्ट के हिसाब से जिन डिस्ट्रिक्ट में क्रेडिट फ्लो कंपैरेटिवली हायर है वहाँ पर अगर लेंडिंग की जाएगी तो पीएसएल टारगेट के लिए उसको केवल और केवल 90% ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज पर द आरबीआई's amendment in Master Direction on Priority Sector Lending in June 2024, the district other than those mentioned in the annexes 1A and B will get how much percentage of weightage on priority sector lending। क्या कह रहा है ये कि पीएसएल पर जो अमेंडमेंट, पीएसएल का जो डायरेक्शन था उस पर जो जून 2024 में अमेंडमेंट आया हुआ है आरबीआई का, उस अमेंडमेंट के बाद आरबीआई ने जिलों की दो लिस्ट निकाली हुई है, एक हायर क्रेडिट फ्लो वाली और एक लो क्रेडिट फ्लो वाली। तो वे जिले जो उन दोनों लिस्ट में नहीं हैं उस पर अगर कोई लेंडिंग की जा रही है, उसमें अगर कोई लेंडिंग की जा रही है तो पीएसएल टारगेट अचीव करने के लिए उसका कितना परसेंटेज वेटेज कंसीडर किया जाएगा, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, और इसका जो उत्तर हो जाएगा 100% ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसका 100% कंसीडर किया जाएगा। इन दोनों लिस्टों में जो डिस्ट्रिक्ट मेंशन्ड हैं उनका तो बताया गया आपको कि एक में 90%, एक में 125% कंसीडर किया जाएगा, लेकिन इन दोनों लिस्ट में जो डिस्ट्रिक्ट मेंशन्ड नहीं है उसमें अगर कोई लेंडिंग की जा रही है तो उसका 100% कंसीडर किया जाएगा। ये मतलब इस सर्कुलर, ये भी यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज पर दी आरबीआई's amendment in Master Direction on Priority Sector Lending in June 2024, district with a per capita PSL target per capita PSL greater than how much amount will have a lower weight of 90% for incremental priority sector credit from financial year 2024-2025। ये डेट भी याद रखना, ये अमेंडमेंट के बाद में यहीं से प्रभावी है। इसमें क्या बोला गया है, आरबीआई ने पीएसएल की जो मास्टर डायरेक्शन है जिसमें जून 2024 में संशोधन किया है, उस संशोधन के बाद में, ठीक है ना, प्रति व्यक्ति औसत पीएसएल यानी कि कितने से ज़्यादा पीएसएल ग्रेटर देन होगा तब उसको लोअर वेट उसके लिए कंसिडर किया जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि उसमें वो लिमिट पूछी गई 2000, 6000, 9000 वाली जो आपको बताया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भैया कितना,
42,000, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। यानी कि पर कैपिटा पीएसएल अगर 42,000 से ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में उस पर 90% कंसिडर किया जाएगा लैंडिंग का, ठीक है ना। ठीक है, और ये अमेंडमेंट के बाद में ये 42,000 हुआ है। अमेंडमेंट से पहले ये लिमिट जो थी ये 25,000 रुपये की थी, तो ये भी याद रख लेना आप लोग। अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की इस क्लास का। As per the RBI's amendment in Master Direction on Priority Sector Lending in June 2024, district with per capita PSL lower than how much amount will have a higher weightage of 125% for incremental priority sector credit for financial year 2024 and 5। क्या बोला गया है इसमें? इसमें वही बोला गया है कि वे सभी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर कैपिटा जो PSL है वो किस अमाउंट से कम होना चाहिए, वहाँ पर किस अमाउंट से कम होना चाहिए जहाँ पर 125% का कंसीडर किया जा रहा है। मतलब कि वे जिले जहाँ पर 125% कंसीडर किया जा रहा है वेटेज, उन जिलों का जो पर कैपिटा PSL है वो किससे कम होना चाहिए, यही इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 9,000, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। 9,000 रुपये पर कैपिटा PSL से कम होगा तो ये फिर लो क्रेडिट फ्लो में आएगा, और लो क्रेडिट फ्लो में अगर आएगा तो 125% कंसिडर किया जाता है। ये आपको बताया गया था क्लासेस में और आपको पता भी होगा, खुद से भी पढ़ा होगा, तो ठीक है ना। तो 9,000 ये हो जाएगा आफ्टर अमेंडमेंट। अमेंडमेंट से पहले ये जो लिमिट थी ये 6,000 की थी, ठीक है ना। ऑप्शन में देखो ये भी दिया गया है, ऐसे कन्फ्यूजिंग ऑप्शन आप लोगों को दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग याद कर लेना, ठीक है। इस जून महीने से रिलेटेड जितने भी सर्कुलर थे उससे जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने बनाने की कोशिश की है, और मुझे नहीं लग रहा है कि इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस और बन सकते हैं। सर्कुलर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो ये क्लास यहीं पर ख़त्म करेंगे, अगली क्लास में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी, ठीक है। इसी क्लास के नीचे जो है ऐप पर आप लोग जब देखेंगे तो इस क्लास के नीचे इसका PDF VMCQs का अपलोड कर दिया गया है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे अटैचमेंट में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल वगैरह ज्वाइन कर लीजिए अगर आप लोगों को क्विज़ वगैरह में पार्टिसिपेट करना है तो। अदरवाइज़ फिर ऐसे जैसे चल रहा है चलने दीजिए, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं।